तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हमारा है लेक्चर नंबर 6। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में, काइनेमेटिक्स ग्राफ के बारे में, कि ग्राफ होता क्या है और ग्राफ से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं नीट चाहे जेई में पूछे जाते हैं उस सब को हम देखेंगे। क्योंकि बच्चों, आपको एक आइडिया नहीं होगा कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को ग्राफ के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ग्राफ के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इजीएस्ट हो जाता है। कल के लेक्चर में एक सवाल हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किए थे, कितना इजीएस्ट वे में हमारा सवाल बन गया था। तो आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट देखें। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि हम लोग बेसिक चीजें सर कैसे पढ़े, बेसिक हमको आता है, तो फिर उसी लेक्चर के बीच में हम कुछ एक्स्ट्रा बात बताते हैं। उसी लेक्चर के बीच में हम ऐसा बात बताते हैं जो आपको पता नहीं होगा, तो वो मिस हो जाएगा, वो पॉइंट आपका चला जाएगा। तो आपसे इतना ही है कि आप 1-1.5 घंटा उस लेक्चर को कंटिन्यूअसली अच्छे से देखेंगे और कॉपी पेन ले लीजिए। न्यूमेरिकल्स मेरे बनाने से पहले आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखो बच्चों, हम एक चीज आप लोगों से बात करने वाले हैं कि क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप में परफेक्शन दिखेंगी। आप में जो सवाल आप 5 मिनट में करते हैं वो सवाल आप 10 सेकेंड में कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस बनाने की टाइम को कम करना है तो प्रैक्टिस हमको करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा निखर आएगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, बस हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग डेली 50-100 क्वेश्चंस करें, डेली 50-100 क्वेश्चंस करें। और जिस वक्त ये लेक्चर का टाइमिंग हम अपलोड करते हैं, या तो 10 या 11 बजे, जो कि हम प्रीमियर लगा देते हैं, तो उसमें आपको दिख जाता है कि ये लेक्चर कब अपलोड होने वाला है। 10 या 11 दो ही टाइमिंग है, 10 या 11। तो कोशिश करें कि जिस वक्त लेक्चर शुरू होता हो उस वक्त सारा डिस्ट्रैक्शन जितने भी हैं सबको दूर रखें और एकदम फोकस्ड होके हम लेक्चर को कंटिन्यू देखें। क्योंकि हमको पता है ना कि हम जो चीज पढ़ाएंगे वो आपको नहीं पता होगा। हम जान रहे हैं जो चीज हम डिस्कस करेंगे क्लास में वो आपको नहीं पता होगा। तो चलिए बच्चों, देरी नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक लाइन से शुरू करते हैं हम लोग। एक लाइन यहां पे क्या लिखा हुआ है, ए लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। इसका मतलब क्या है कि हर दिन, अब कोई बच्चा ऐसा होगा कि एक दिन इतना ज्यादा मेहनत कर लेगा कि 8 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा पढ़ लेगा, फिर अगले दिन क्या, सोया रह जाएगा। लेकिन वही बच्चा 2 घंटा पढ़ता है, लेकिन वो कंसिस्टेंट होके पढ़ता है, कंसिस्टेंट होके पढ़ता है। 2 घंटा ही पढ़ता है लेकिन कंसिस्टेंट होके पढ़ता है। तो ये लड़का अपना 2 घंटा को बढ़ा करके 4 घंटा कर सकता है, 4 घंटा को बढ़ा करके 6 घंटा कर सकता है, 6 घंटा को बढ़ा करके 8 घंटा कर सकता है। जो कंसिस्टेंट होके जो कंसिस्टेंट होके पढ़ेगा उसी का रिजल्ट होगा, ठीक है ना। जो कंसिस्टेंट होके पढ़ेगा उसी का रिजल्ट होगा। तो हम, मेरा एक ही मानना है कि लगन से पढ़ना है, मेरे को बोरियत नहीं फील होने देना है जो भी चीज पढ़ेंगे। तो यही चीज इस लाइन का मतलब है, लिटिल प्रोग्रेस, छोटा छोटा प्रोग्रेस। देख रहे हो, 2 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 6 घंटा, फिर 8 घंटा, छोटा छोटा स्टेप हम लोग लेंगे। तो अब जाहिर सी ना बात है, जो बच्चा कभी पढ़ा ही नहीं है वो 12 घंटा पढ़ना शुरू करेगा, एक दिन पढ़ेगा, 2 दिन पढ़ेगा, हालत खराब हो जाएगा। हमको स्टेप को पकड़ना है। और अब ऐसा वक्त है ना, अभी ऐसा टाइम है ना कि हमको 6 घंटा से प्लस पढ़ना पड़ेगा। 6 घंटा से कम पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मिनिमम 2 घंटा हमको फिजिक्स में देना होगा, 2 घंटा केमिस्ट्री में, 2 घंटा बायो में, कितना होगा 6 घंटा मिनिमम हमने बोला है। मैक्सिमम उससे ज्यादा आउटपुट लेना है ना, तो इनपुट को बढ़ाइए। जितना इनपुट दीजिएगा उतना आउटपुट अभी मिलेगा। अभी का टाइम ऐसा है। तो कोशिश कीजिए कि हम विद्वान नहीं बने, हम एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट बने, कंसिस्टेंट स्टूडेंट बने। तो अगर कंसिस्टेंट स्टूडेंट बनना है उसके लिए आपको हर दिन छोटा छोटा प्रयास करना होगा, छोटा छोटा प्रयास, लिटिल प्रोग्रेस ईच डे, छोटा छोटा प्रयास करते रहना है और हम सफलता की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ना है हमको,
इसका मतलब क्या है, क्या हमको देखना है। तो एक बात बताओ, कल के क्लास में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। कल जो हम चीज पढ़े थे, जो हमारा कल टॉपिक हुआ था गैलीलियो लॉ वगैरह, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें कुछ टॉपिक्स रह गए थे, उसको हम लोग आज कवर करेंगे। उसको हम उस क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे जो कि हम होमवर्क दिया था, उस क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम अपना आज के टॉपिक्स पे बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस क्या कह रहा है बाबू, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म टी बराबर 0। मान लो ये हमारा ग्राउंड है, गौर से देखना, ये हमारा ग्राउंड है और यहां से u बराबर 0 पे कोई बॉल को फेंका गया, नीचे गिरा, मान लेते हैं h हाइट गिरा। अब चलो आफ्टर 6 सेकेंड इस बॉल को फेंके हैं v वेलोसिटी, तो ये जो दोनों का दोनों एक ही हाइट पे मिला, वो कितना मिला, t बराबर 18 सेकेंड, 18 सेकेंड पे दोनों मिला। तो कह रहा है कि इसका स्पीड क्या होगा, इसका स्पीड क्या होगा, कह रहा है इसका स्पीड क्या होगा। तो देखो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे चीज में फंस जाते हैं, इसमें नॉलेज नहीं लगाते, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, मतलब ये थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, टफेस्ट क्वेश्चन को मानेंगे। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, तो देखो सबसे पहले मेरा काम है कि इसका टाइम निकालना। तो ये 18 सेकंड पे दोनों मिला ना, 18 सेकंड पे दोनों मिल गया, इसका मतलब ये 6 सेकंड के बाद ये चला, मतलब ये 6 सेकंड के बाद चला। तो गौर करना, दोनों का दोनों 18 सेकंड पे मिला, दोनों बॉल 18 सेकंड पे मिला। तो पहला कह रहा है कि ये बॉल को छोड़ा गया, गिर गया, और एक बॉल को फेंका गया, दोनों का दोनों 18 सेकंड पे मिल रहा है, मतलब इसको कितना टाइम लगा होगा, इसको लगा होगा 18 सेकंड यहां तक पहुंचने में, और इसको लगा होगा, कम लगा होगा, मतलब 18 माइनस 6 मतलब 12 सेकंड। मतलब पहला वाला बॉल जल्दी गया होगा, स्पीड में गया होगा, तब तो दोनों का दोनों मिलेगा, एक पोजीशन पे आएगा। तो इसको लग गया होगा, जिसको बॉल को ड्रॉप किए छोड़े u बराबर 0 से, उसको 18 लग गया होगा, और इसको 6 घटा दो तो इसको 12 लग गया होगा। चलिए हमको टाइम निकल गया, ये 18 सेकंड और ये 6 सेकंड। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो सबसे पहले तुम एक साइन कन्वेंशन जानो, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। बहुत बच्चों को साइन कन्वेंशन नहीं पता है और वो सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत सारे चीजों को छोड़ रहे हैं। तो साइन कन्वेंशन को जानना बहुत जरूरी है, साइन कन्वेंशन के बिना सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, प्रोसेस मेरा गलत हो जाएगा। साइन कन्वेंशन को समझो, जैसे कि कोई भी चीज ऊपर जा रहा है, अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, तो कोई भी चीज अपवर्ड मोशन है तो अपवर्ड में होगा पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे कि वेलोसिटी होगा पॉजिटिव, जैसे कि हाइट होगा पॉजिटिव, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी होगा पॉजिटिव अपवर्ड मोशन के दौरान। लेकिन अगर कोई चीज डाउनवर्ड में है, डाउनवर्ड मोशन, अगर कोई चीज नीचे गिर रहा है, कोई चीज डाउनवर्ड मोशन में है, तो वहां पे होगा निगेटिव, हर कुछ निगेटिव। जैसे कि वेलोसिटी भी होगा निगेटिव, जैसे कि हाइट भी होगा निगेटिव, इनिशियल स्पीड भी होगा निगेटिव। तो कुछ भी अगर डाउनवर्ड मोशन में है तो निगेटिव लोगे, अगर डाउनवर्ड मोशन में है तो निगेटिव लोगे, और अपवर्ड मोशन में है तो पॉजिटिव लोगे। ये साइन कन्वेंशन को याद रखोगे बच्चे, ठीक है ना। चलो देखो, तो ये चीज हम समझ लिए। चलो अब देखो, तो पहला वाला क्या कंसेप्ट था कि पहला वाला बॉल पे हम लोग हाइट निकाल सकते हैं, पहला वाले बॉल से हम लोग हाइट निकाल सकते हैं, एच। चलो एच निकालते हैं, तो एच बराबर क्या होगा, तो एक फॉर्मूला पर है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब याद रखना, ए बदल जाएगा माइनस जी में, ए बदल जाएगा माइनस जी में, ए बदल जाएगा माइनस जी में। अब जब ये ग्रेविटी का केस आएगा ना, जब ये बॉल को ड्रॉप किया जाएगा ना, ग्रेविटी का केस होगा, ए बदल जाएगा पटाख से जी में, लेकिन माइनस के साथ। क्यों, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होता है, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो ए बदल जाएगा माइनस जी में। तो रख दो, एस बदल गया एच में, उसके बाद यूटी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा रेडी है, ये फॉर्मूला हमारा रेडी है, ये रेडीमेड बन गया, रेडीमेड, ये रेडीमेड फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग एच निकालेंगे। एक बात बताओ, नीचे गिर रहा है ना, डाउनवर्ड मोशन तो माइनस एच, इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा, 0,
क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं, माइनस का मान तो कितना हो जाएगा, माइनस एच बराबर माइनस को काटोगे तो 5 हो जाएगा, 5 18 माइनस से माइनस कट गया, एच बराबर 5 गुने 18 गुने 18, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करो, सोलह सौ 20 कितना आएगा, 1620 मीटर। एच बराबर आएगा 1620 मीटर, ठीक है ना, 1620 मीटर, ठीक है सर। अब आओ नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अब इस एच का वैल्यू यहाँ रख, क्योंकि हाइट तो सेम ना है, तो हाइट ये है, ये आया 1620, कितना आया, ये आया यही ना, ये आया 1620, तो ये भी हाइट वही होगा 1620, हाइट तो मिल गया। अब यहाँ से भी निकालो, क्योंकि इसका इनिशियल स्पीड भी है। चलो अब यहाँ से भी निकालो, कैलकुलेट करो। अब देखो यहाँ से भी निकाल लो, चलो निकालो। अब यहाँ से फिर से वही फॉर्मूला, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे h क्या हो जाएगा, माइनस एच, यू के जगह भी हो जाएगा, लेकिन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा ना। इस बार यू इनिशियल स्पीड क्या था उसका, भी से फेंक रहे हैं, माइनस को कॉमन लोगे, माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस ले लो तो क्या हो जाएगा, वी टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, एच कितना है 1620 बराबर भी कितना, भी निकालना है, टाइम कितना है 12, दूसरे वाले के लिए टाइम कितना है 12 है, दूसरे वाले के लिए टाइम कितना है 12 सेकेंड, दूसरे वाले के लिए टाइम कितना है 12 सेकेंड, 12 सेकेंड, 12 सेकेंड। चलिए तो रख दो 12 प्लस हाफ जी का मान 10 और ये 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व करके भी निकल जाएगा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या निकल जाएगा, भी निकल जाएगा। बस ये करना है मेरे को, बस इतना जानना है हमको कि ये कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। उसका हाइट निकाल के इसके हाइट में डाल देना है, उसका हाइट निकाल के इसके हाइट में लिखना है। लेकिन याद रखना साइन कन्वेंशन के बिना बनाना नहीं है, बेवकूफ है, बेवकूफी होता है। अगर हम साइन कन्वेंशन का यूज ना करें तो फिर प्रॉब्लम है। तो साइन कन्वेंशन का यूज करोगे, साइन कन्वेंशन का जहां जहां साइन का यूज करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब बनाते हैं तो वो साइन कन्वेंशन को भूल जाते हैं, फिर आंसर में अलग अलग आंसर आता है, तो साइन कन्वेंशन याद रखना है। चलिए अब लोग हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ये आंसर मेरे को बताओगे, कमेंट करोगे कि क्या होगा। हमने सारा प्रॉब्लम बता दिया, उसको सॉल्व करके बताओगे क्या होगा, 75 या 40 या 55 या 60, क्या होगा, जो भी होगा बताओगे, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते क्या है क्वेश्चन। मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट, 20 सेकेंड वेलोसिटी चेंज 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। चलो देखो ऐसा सवाल हम कल किए थे, ऐसा सवाल हम लोग कल किए थे, ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग कल किए थे। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सेम क्वेश्चन हम किए थे। देखो क्या कह रहा है, ईस्ट में, फिर क्या कह रहा है नॉर्थ में। एक बात बताओ, ईस्ट में कितना जा रहा है, ईस्ट में कितना जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से। चलो 10 मीटर पर सेकेंड से 10 आई कैप, ये क्या है 10 जे कैप। तो एक बात बताओ, हम लोग चेंज इन वेलोसिटी क्या निकालेंगे, v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर। फाइनल कितना है, फाइनल है 10 जे कैप माइनस इनिशियल कितना है 10 आई कैप। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या है 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप डिवाइड बाय टाइम कितना है, टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड, कितना दिया है बच्चा 20 सेकेंड। तो रख दो 20, यहां पे 10 को कॉमन ले लो, 10 बाय 20 हो जाएगा जे कैप माइनस आई कैप, ये कट के कितना आ जाएगा 1/2 जे कैप माइनस आई कैप। इतना आया है एक्सेलरेशन, ये वेक्टर आया एक्सेलरेशन का वेक्टर। तो डायरेक्शन तुमको एक बात बता, डायरेक्शन तो निकाल सकते हो, डायरेक्शन तो निकाल सकते हो यहां से आराम से, जे कैप माइनस आई कैप। जे कैप किधर है, जे कैप ऊपर, जे कैप ऊपर मतलब नॉर्थ, मतलब नॉर्थ, और माइनस आई कैप मतलब आई कैप किधर होता है, ये आई कैप है इधर ईस्ट है, ईस्ट, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप इधर होता है, ये क्या है वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन निकल गया, नॉर्थ वेस्ट। चलो चेक करो डायरेक्शन किधर किधर है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट चेक करना है कि नॉर्थ वेस्ट किधर किधर है।
तो एक नॉर्थ वेस्ट ये है, जीरो वाला तो होगा नहीं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये भी नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट। अब चेक करते इसका मैग्नीट्यूड, अब चेक करते इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अगर ए वेक्टर एवरेज है ना, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, रूट में डालोगे, रूट में डालोगे, कितना है, हाफ आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है, हाफ आई कैप माइनस जे कैप, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है हाफ आई कैप माइनस जे कैप। चलो तो ले लो, हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर ले लोगे ना, क्योंकि आई कैप और जे कैप वन ही होता है, देख लो यहां पे देख लो, हाफ आई कैप माइनस हाफ जे कैप, तो मैग्नीट्यूड ले लोगे, तो मैग्नीट्यूड ले लिए, कितना होगा, हाफ मतलब 1/4 प्लस 1/4, कितना होगा ये हो जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2, रूट में कितना हो जाएगा 1/2, ये मैग्नीट्यूड आया है, रूट में कितना आया है 1/2, देख लो यहाँ पे 1/4, ये भी 1/4, यहाँ पे निकाले हो कितना आएगा, 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, ये 2 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 1/2, ये रूट में आया हमारा मैग्नीट्यूड हाफ। अब एक बार देखो ऑप्शन में किस तरह से है, ऑप्शन में ये है, ये है, ये है, ये है, चलो देख लो, आओ इधर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/√2 लिख सकते हैं ना, रूट में 1/2, तो 1 का रूट क्या होगा 1 होगा, 1 का रूट क्या होगा 1 होगा, 1/2, और डायरेक्शन किधर था बउआ, डायरेक्शन किधर निकाले थे हम लोग अभी अभी अभी, डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन किधर है नॉर्थ वेस्ट, मतलब 1/2 नॉर्थ वेस्ट, 1/2 नॉर्थ वेस्ट, कहीं है क्या, 1/2 नॉर्थ वेस्ट, 1/2 नॉर्थ वेस्ट, 1/2 नॉर्थ वेस्ट, 1/2 नॉर्थ वेस्ट, 1/2 ये है, यहाँ है 1/2 नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। तो ऐसे करके तुम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को निकाल सकते हो, ये करके तुम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हो। डायरेक्शन के लिए हम क्या किए, चेंज इन वेलोसिटी निकाले, क्योंकि तुमको पता है वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं होता है सेम, चेंज इन वेलोसिटी का पैरेलल होता है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, चेंज इन वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, तो हमेशा याद रखना कि डायरेक्शन निकालना हो तो चेंज इन वेलोसिटी निकालो, यहां से हम लोग डायरेक्शन पता लगा लिए, जे कैप है मतलब नॉर्थ होगा, और माइनस आई कैप है, माइनस का आई कैप मतलब आई कैप है तो ईस्ट है, और माइनस है तो वेस्ट होगा, तो नॉर्थ वेस्ट होगा, और मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट में डालो, स्क्वायर लगा दो, कहानी खत्म। तो मैग्नीट्यूड निकाल दिए, रूट में डालो, और स्क्वायर कितना कितना था, हाफ आई कैप हाफ जे कैप, तो हाफ आई कैप हाफ जे कैप, तो हाफ हाफ का स्क्वायर कर दिए, निकल गया रूट में 1/2, और 1 का रूट 1 होता है, सवाल सॉल्व हो गया। तो ये चीज दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, डिस्प्लेसमेंट इन एनएस सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन एनएस सेकेंड, मतलब क्या होता है एनएस सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, मान लो तुमको बोलेगा कि 5th सेकेंड में कितना चला, 6th सेकेंड में कितना चला, तो एनएस सेकेंड, तो क्या होता है सर, इसका एक फॉर्मूला याद रखना, एस एंथ बराबर यू प्लस a/2 इंटू 2n-1, ये रट लो, डिस्प्लेसमेंट इन एनएस सेकेंड, इसको रट लो, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इन एनएस सेकेंड, अगर तुमसे डिस्प्लेसमेंट इन एनएस सेकेंड पूछे, यू का मतलब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, एन का मतलब एन देखना टाइम, टाइम को बतलाता है, टाइम को, एनएस सेकेंड, जैसे बोलेगा 5th सेकेंड तो एन की जगह 5, अगर बोलेगा 6th सेकेंड, अगर बोलेगा जैसे कि देखो, जैसे तुमको बोलेगा कि 6th सेकेंड, इसका मतलब एन की जगह क्या होगा 6, अगर तुमको बोलेगा 5th सेकेंड, एन की जगह क्या होगा 5, तो ये टाइम का वैल्यू रख लोगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलो इस पे भी हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे हम लोग एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नोट करो, चलो क्वेश्चन क्या है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is moving along a straight line is 4 meter per second. It has uniform acceleration, uniform acceleration
6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द डिस्टेंस covered by a body in 5th second is 5th सेकेंड में पूछ रहा है, और यहां ऑप्शन भी दे दिया है 25 मीटर, 25 मीटर, सी में दे दिया 31 मीटर, सी में दे दिया 50 मीटर, डी में दे दिया 85 मीटर। देखो ये मेरा क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या, ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, ये मेरा इनिशियल है, इट हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये है, तो कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय 5th सेकेंड, एन दे दिया, ये मेरा एन है, यू बराबर दे दिया 4, ए बराबर दे दिया मेरा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो निकाल लो, एसेंथ का यूज कर लो। तो क्या हम बताएं, एसेंथ 5th सेकेंड के लिए यू कितना है, फॉर्मूला यहां पे है, फॉर्मूला यहां पे है, देखो u क्या है, u a/2 2n-1, ये है हमारा फॉर्मूला, पुट कर दो। तो u कितना है, u मेरा है 4 प्लस a/2, a कितना है 6, 6/2 मतलब 3, 6/2 मतलब कितना होगा 2 3 जा 6, 3, और इंटू 2n-1, 2n कितना, n कितना है, n मेरा 5 है मतलब 10 हो जाएगा, n 5 है तो 10, 2n-1। चलो तो s 5th सेकेंड के लिए निकल जाएगा, कितना होगा 4 प्लस ये हो जाएगा 9, 9 या 27 होगा कि नहीं होगा, और 27 और 4 कितना होगा 31 मीटर, तो हमारा 31 मीटर आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमको n सेकेंड के लिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, देख लिए। चलो नेक्स्ट सब ग्राफ। अब देखो आज का टॉपिक हमारा आ गया ग्राफ। ग्राफ ही तो हमको पढ़ना है आज के क्लास में। ग्राफ को आज हम सिखा देंगे बहुत आसानी से। ग्राफ के जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत आसानी से आप लोगों से सॉल्व होंगे। तो ग्राफ देखो बाबू, ग्राफ क्या है, ग्राफ मोस्ट क्या लिखा है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, रीड कर। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑन ग्राफ, वही चीज हम जो बताने वाले हैं कि ग्राफ पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, या तो वो स्लोप निकालने में देगा या तो एरिया। ग्राफ में ना दो चीज होता है, एक होता है स्लोप निकालना और एक होता है एरिया निकालना। ग्राफ में ना बउआ दो चीज होता है, एक होता है स्लोप निकालना और एक होता है एरिया निकालना। ग्राफ में अगर आपको दो चीज निकालने आ गया ना, ग्राफ का स्लोप और उसका एरिया, तो बहुत ही बेहतरीन से आप लोग ग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं। अब सर स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब डिफरेंशियल चेंज, स्मॉल चेंज। स्लोप से आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकलेगा, गौर से सुनना, स्लोप से आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकलेगा, स्लोप से आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकलेगा, स्लोप से इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकलेगा, चाहे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो चाहे वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो, स्लोप से निकलेगा। लेकिन सर एरिया से आपको उसका एवरेज निकलेगा, एरिया से उसका एवरेज, एरिया से क्या निकलेगा एवरेज वैल्यू, एरिया से क्या निकलेगा एवरेज वैल्यू, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। ये चीज थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सर ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, स्लोप से आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकलेगा, चाहे वो वेलोसिटी हो चाहे वो एक्सेलरेशन हो, और एवरेज से मतलब एरिया से आपका एवरेज वैल्यू निकलेगा। अब इससे भी आसान बना देते हैं, स्लोप में हम लोगों को डिफरेंशियल चेंज निकालना होता है और एरिया में हमको इंटीग्रल चेंज। इंटीग्रेशन के माध्यम से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन निकालना मतलब एरिया निकालना, इंटीग्रल चेंज मतलब एरिया, इंटीग्रेशन किसी का करना मतलब उसका एरिया निकालना, एरिया फाइंड करना। तो या तो तुम एरिया निकाल के क्वेश्चंस बना सकते हो, अगर नहीं तो इंटीग्रेशन करने वाला अगर वो क्वेश्चंस है तो फिर तुम इंटीग्रेशन कर दोगे। हम सिखाएंगे इंटीग्रेशन भी, बेसिक चीज। तो स्लोप से डिफरेंशिएशन करके कुछ निकालना होगा तो स्लोप, क्योंकि इंस्टेंटेनियस का मतलब डिफरेंशियल चेंज होता है।
अब एवरेज एरिया निकाल के कर दोगे, नहीं तो दूसरा भी ऑप्शन है, इंटीग्रेशन करके भी निकल सकता है। इंटीग्रेशन करके भी तो निकल सकता है, तो इंटीग्रेशन लार्ज वैल्यू निकलता है, तो एरिया में एवरेज वैल्यू निकलता है लार्ज टाइम के लिए। चलिए, तो याद रखना ग्राफ में दो चीज निकलता है, एक स्लोप और दूसरा एरिया। तो क्यों ना सर हम स्लोप को पहले समझे फिर एरिया को समझ लेते हैं। एरिया तो बहुत आसान है यार, आपको नहीं पता ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएगा। तो हमको तो एरिया तो पता है, लेकिन इस स्लोप क्या होता है, स्लोप के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। चलिए, तो हम लोग अब स्लोप को एक्सप्लेन करते हैं। इसको गहराई से समझोगे यार, इसको बेसिक तरीके से समझोगे, एकदम एकदम जीरो से समझोगे स्लोप को। देखो देखो, बेहतरीन। स्लोप का मतलब होता है ढलान। क्या होता है? ढलान, एक आम भाषा में ढलान। लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में सर ये स्लोप क्या है? देखो, एक बात बताओ, ये हमारा एक्सिस है, ये तो पता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा लाइन है जिसको लीनियर लाइन, सीधा रेखा है। तो स्लोप को हम लोग फिजिक्स में एम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एम से। स्लोप को फिजिक्स में एम से लिखा जाता है। और स्लोप बराबर याद रख लेना, एक मेरा लैंग्वेज है राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन। स्लोप कोई पूछे तो बोलोगे राइज अपॉन रन। एक बहुत प्यारी बुक है, उसमें ये चीज इसको डिस्क्राइब किया गया है, इसको अच्छे अंदाज में बताया गया। वही चीज हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्लोप को बोलेंगे राइज अपॉन रन। क्या बोलेंगे? राइज अपॉन रन। अब सर राइज का मतलब उठना, रन का मतलब भागना। राइज का मतलब उठना, रन का मतलब भागना। तो राइज अपॉन रन से हम लोग स्लोप निकालते हैं। और आप बचपन में भी पढ़े होंगे कि स्लोप जो है, स्लोप को एम से लिखते हैं और स्लोप टेन थीटा के बराबर होता है। आज हम प्रूफ कर देंगे कि स्लोप टेन थीटा कैसे होता है। रट लेता है बच्चा, स्लोप टेन थीटा, स्लोप टेन थीटा। मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी देख सकते हैं स्लोप कैसे हम लोग आज फाइंड करते हैं। स्लोप को आज हम प्रूफ कर लेते हैं। देखो, तो ये याद रखना कि स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे? राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन। याद रखोगे, राइज अपॉन रन। बहुत प्यारी बुक, एक किताब है जो हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसमें एक प्यारे अंदाज से लिखा गया है, तरीके से लिखा गया है। राइज अपॉन रन स्लोप होता है, ठीक है ना? राइज अपॉन रन। चलिए अब देखिए, अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं, मान लो यहां पे हम इस ग्राफ पे दो बिंदु, दो पॉइंट मान कंसीडर कर लिए। इस ग्राफ पे दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, ले सकते हैं कितना, बहुत सारे इन्फिनाइट पॉइंट है। अब एक बात बताओ, वाई एक्सिस के साथ ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? y1। एक्स एक्सिस ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? x1। उसी तरह से वाई एक्सिस के साथ ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? y2। और ये एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? x2। अब एक बात बताओ, ये जो बीच का दूरी है यही तो रन है, डेल्टा एक्स लिख सकते हैं ना। बीच में जो गैप है यही तो डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल था ये, इनिशियल था ये। और ये जो उठा है, रन का मतलब, राइज का मतलब उठना, उठना। तो वाई में उठा है तो डेल्टा वाई, y2 माइनस y1। तो ये समझ में आ रहा है ना कि राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन, राइज मतलब उठना। तो वाई एक्सिस में उठा है तो वाई डेल्टा वाई, ये एक्स एक्सिस में आगे डेल्टा एक्स, ये डेल्टा वाई डेल्टा। एक बात बताओ, और एक चीज और क्लियर करो, आज एक चीज और क्लियर करो, क्या ये वाला थीटा है? जी सर थीटा है। तो एक बात बताओ, एक बात ये बताओ कि स्लोप बराबर, हम लोग राइज अपॉन रन, राइज कितना हो रहा है? डेल्टा वाई। तो राइज में डेल्टा वाई लिख सकते हैं, और रन कितना हो रहा है? डेल्टा एक्स। तो क्या स्लोप डेल्टा वाई बराबर डेल्टा एक्स भी हो सकता है? डेल्टा वाई को लिख सकते हैं y2 माइनस y1, और डेल्टा एक्स को लिख सकते हैं x2 माइनस x1। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चे को? चलिए, क्लियर है तो चलिए, तो ये भी स्लोप फाइंड कर सकते हो। अगर हमको वैल्यू दे देगा, y1 दे देगा तुमको 2, y2 दे देगा 4, x1 दे देगा मान लो तुमको 1, और x2 दे देगा मान लो तुमको 5, कुछ भी दे देगा, तो ऐसे करके भी स्लोप निकल जाएगा। ऐसे करके कैसे निकलेगा सर? तो स्लोप m बराबर होता है डेल्टा y मतलब y2, y2 कितना है? 4, y1 कितना है? 2, उसी प्रकार से x2 कितना है? 5 माइनस 1। तो यहां से स्लोप निकल गया 2/4, 2/4, 2/4। तो ऐसे करके स्लोप निकाल लिए। तो ये था, लेकिन हमारा जो सवाल है, मैक्सिमम क्वेश्चंस
टेन थीटा पे पूछा जाता है, एंगल पे पूछा जाता है। हमारा जो मैक्सिमम सवाल है वो एंगल पे पूछा जाता है, थीटा पे पूछा जाता है। तो अब देखो हम थीटा कैसे फाइंड करेंगे, एक बात बताओ, चलो अगले पेज में एक बात बताओ, एम बराबर क्या है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब एक बात तुम लोग यहां पे गौर करो, डेल्टा वाई थीटा के सामने है ना, तो डेल्टा वाई परपेंडिकुलर होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और नीचे में डेल्टा एक्स, ये बेस होगा। तो क्या हम लोग डेल्टा वाई को पी और डेल्टा एक्स को बी बोल सकते हैं? अगर बोल सकते हैं तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पी बाई बी क्या टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस? तो यहां से नोट में लगा लो, नोट में यहां से लिख लो कि स्लोप जो है एम बराबर वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी है, और ये है टेन थीटा के बराबर। तो स्लोप टेन थीटा यहां से होता है, स्लोप टेन थीटा यहां से होता है। तो बेसिक चीज तुमको ध्यान देना है, बेसिक चीज तुमको माइंड में रखना है कि हम लोग क्या पढ़े थे, राइज अपॉन रन। ये तो याद रखोगे तो सब चीज प्रूफ हो जाएगा। तो ये बेसिक था स्लोप का नॉलेज, ये स्लोप का नॉलेज। अब इसके बाद हम लोग टेन थीटा प्रूफ कर लिए। अब देखो बुआ, स्लोप भी ना, स्लोप बहुत सारे प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ स्लोप। स्लोप का टाइप्स, तो देखो सबसे जो पहला टाइप्स है, जैसे देखो पहले नंबर में अगर मान लो थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, मतलब ऐसे को बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो यहां पे स्लोप जो होगा, स्लोप मतलब एम, ये होगा पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप। अगर थीटा 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम तो ये होता है पॉजिटिव स्लोप। दूसरा स्लोप पॉजिटिव। अगर थीटा जो है वो होगा 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, छोटा का सिंबल बड़ा का सिंबल, तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा स्लोप होगा एम जो होगा वो होगा निगेटिव। क्या होगा? स्लोप निगेटिव। क्लियर? माइंड में क्लियर है? स्लोप पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा? जब थीटा डिग्री 90 से कम होगा तो पॉजिटिव स्लोप, 90 से बड़ा होगा तो निगेटिव स्लोप। अब चलिए आगे, तीसरा नंबर। तीसरा क्या है? अगर मान लो थीटा हमारा 90 डिग्री है तो जो स्लोप होता है, जो एम होता है वो होगा इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट स्लोप। क्या होगा? इनफाइनाइट स्लोप। इनफाइनाइट स्लोप। या अगर थीटा होगा या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री तो ये होगा स्लोप जो होगा ना बउआ, स्लोप जो होगा ना वो होगा 0 स्लोप, मतलब कोई स्लोप नहीं, कोई ढलान नहीं। तो ये चारों तरीके का तुमको याद रखना है। क्लियर बात? समझ में आ रहा है? पॉजिटिव स्लोप कब है, निगेटिव स्लोप कब है और ये कब है। अब एक चीज और बताएंगे, जैसे मान लो कोई चीज बढ़ रहा है, कोई चीज बढ़ रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग। कोई चीज घट रहा है मतलब इसका डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग स्लोप भी हो सकता है, डिक्रीजिंग स्लोप भी हो सकता है। क्लियर? समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? तो उसके बाद तुम लिख सकते हो इंक्रीजिंग स्लोप भी होता है, इंक्रीजिंग भी होता है, इंक्रीजिंग स्लोप। और छठा नंबर डिक्रीजिंग स्लोप। इंक्रीजिंग स्लोप भी होता है और डिक्रीजिंग स्लोप भी होता है, 0 स्लोप भी होता है, पॉजिटिव स्लोप भी होता है, निगेटिव स्लोप भी होता है। ठीक है ना? समझ गया ना? तो इस चीज को जल्दी नोट करो फटाक से। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्लोप का टाइप्स। तो हम लोग 6 स्लोप जान लिए थे। अब 7वां स्लोप जो हमारा है वो है कांस्टेंट स्लोप। क्या है बच्चा? कांस्टेंट स्लोप। अब कांस्टेंट स्लोप, इसका मतलब कांस्टेंट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आएगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, अगर उसमें अगर कांस्टेंट स्लोप है तो। अब देखो सब स्लोप के बारे में हम लोग देखते हैं। अभी देखो सबसे पहले मानो कि एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं।
वो ऐसा, मान लो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। अब कोई भी बॉडी ऐसे चल रहा है, या मानो ये ग्राफ है, ये है, कोई भी बॉडी ऐसे चल रहा है, या मान लो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। अब कोई भी चीज ऐसे चल रहा है, ये सब मोशन का है ना, ग्राफ मोशन का ग्राफ है। तो देखो, गौर करो, गौर ये करो कि इसमें देखो, इसमें देखो कि ये स्लोप क्या हो रहा है। यहां पे मान लो एक टेंजेंट ड्रॉ करो, यहां पे मान लो एक टेंजेंट ड्रॉ करो, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो क्या है, यहां पे टेंजेंट 90 से छोटा है और यहां पे लगभग क्या 90 डिग्री है। तो जी 90 से छोटा और ये 90 बन रहा है, स्लोप 90 की तरफ जा रहा है। मतलब ऐसे स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग स्लोप बोल सकते हैं ना, इंक्रीजिंग स्लोप बोल सकते हैं ना यार, कि धीरे 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 एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है और एक बाइक 90 पे जा रहा है, 90 पे स्लोप जा रहा है, मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम इनफाइनाइट स्लोप होता है 90 पे। तो जैसे धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा है, इस स्लोप, इस ऐसे स्लोप को हम लोग इंक्रीजिंग बोलेंगे। ये सब कब तुमको देखने मिलेगा, ये सब कर्व के स्लोप में मिलेगा। जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका एंगल देखो, यहां भी थीटा उतना ही डिग्री, यहां भी 60 डिग्री मान लेते हैं, यहां भी 60 डिग्री, यहां भी 60 डिग्री, 30 30 30 हर जगह 30। तो ऐसे स्लोप को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट स्लोप। ऐसे स्लोप को बोलते हैं कांस्टेंट स्लोप, जिसमें एंगल बदला ही नहीं, जिसमें एंगल बदलता ही नहीं है, लीनियरली चेंज हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, लीनियरली चेंजेस, लीनियरली कोई भी चीज चेंज हो रहा है। तो एंगल फिक्स है, एंगल बदल नहीं रहा है। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप, या इसको लीनियर बोल सकते हैं, लीनियर स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर स्लोप मतलब कांस्टेंट स्लोप, ये स्लोप को बोलेंगे। अब ऐसे कर्व, कर्व का स्लोप कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, लिख लो, कर्व का स्लोप कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। कर्व का स्लोप डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। कर्व का स्लोप कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन का स्लोप, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कर्व का स्लोप या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग हो सकता है। जैसे यहां पे देखो, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये ऐसे बनेगा, यहां पे ऊपर में ड्रॉ करो तो ऐसे बनेगा। मतलब यहां पे थीटा 0 डिग्री, लगभग 0 डिग्री के बराबर हो रहा है, और यहां पे 90 से बड़ा है। 90 से क्या है, 90 से बड़ा है। ये एंगल जो है 90 से बड़ा है ना, यहां जो थीटा बनेगा वो एंगल 90 से बड़ा है कि नहीं है। ये एंगल, ये एंगल, ये स्लोप, ये स्लोप, टेंजेंट ड्रॉ किए इतना, और किसके साथ एंगल लेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। किधर से एंगल लेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ हम लोग एंगल लेंगे। तो ये देख रहे हैं कि थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो ऐसे स्लोप ये होता है हमारा, जैसे ही 90 डिग्री से बड़ा है, धीरे 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 0 डिग्री आ रहा है, धीरे 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 0 डिग्री, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग स्लोप। क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग स्लोप। 90 डिग्री से बड़ा है, धीरे 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 छोटा हो रहा है, तो ऐसे स्लोप को डिक्रीजिंग। ये 90 से कम है, ये थीटा जो है 90 डिग्री से कम है, धीरे 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 धीरे। तो 90 डिग्री से कम है मतलब क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, और धीरे 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 बढ़े जा रहा है। 90 डिग्री से ज्यादा मतलब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो धीरे 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 घट रहा है, 0 डिग्री पे आ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग स्लोप समझ में आ गया, डिक्रीजिंग स्लोप समझ में आ गया। ये सब कहां देखने को मिलेगा, कर्व के रेखा में। कर्व, जहां भी कर्व होगा ना, तो कर्व का स्लोप इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनफिनाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है यार। चलिए, तो ये चीज हम समझ लिए, तो ऐसे स्लोप को तुम लोग समझ जाओगे। चलिए अब देखते हैं हमारे कंसेप्ट। हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ ग्राफ, टाइप्स ऑफ ग्राफ। अब ग्राफ के प्रकार, तो ग्राफ के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, ग्राफ के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, उस टाइप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला जो टाइप्स है वो है स्ट्रेट लाइन। क्या है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होगा सर, ऐसा होगा ग्राफ। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ या तो ऐसा होगा, या तो फिर ऐसा होगा। ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है। ये 0 से स्टार्ट हुआ है, और इस बीच के दूरी को हम लोग बोलते हैं सी। इस बीच के दूरी को हम लोग बोलते हैं सी। सी का मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। सी का मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट। वाई पे जो कटेगा, तो इस ग्राफ का इक्वेशन है
y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का इक्वेशन है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, y बराबर एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का इक्वेशन है, याद रखोगे। अगर c जीरो, y के इंटरसेप्ट जीरो, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर c कुछ भी नहीं है, y बराबर एम एक्स है डायरेक्ट, तो ऐसा होगा। अगर c में कुछ है, मान लो c में लिखा है 5 या c में लिखा है 10, कुछ भी लिखा है, c में 5 10 कुछ भी लिखा है, तो वो y इंटरसेप्ट में कटेगा। अगर 5 होगा तो 5 से कटेगा, अगर 10 लिखा होगा तो 10 से कटेगा। तो काटेगा कहां पे, वो डिसाइड कौन करता है, ये c मतलब y इंटरसेप्ट, c मतलब y इंटरसेप्ट, c मतलब क्या होगा, c मतलब होगा y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। और m का मतलब क्या है, स्लोप, m का मतलब क्या है, स्लोप, ढलान। तो स्ट्रेट लाइन का ढलान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये ग्राफ, पहला ग्राफ हम जान गए कि हमारा पहला ग्राफ है। अब चलिए और ग्राफ हम लोग देखते हैं, और ग्राफ हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे कि मान लो अगर कोई इक्वेशन लिखा रहेगा, जैसे कि ये लिखा है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन हो, ऐसा अगर इक्वेशन हो, जैसे कि मान लो y बराबर लिखा है 5x स्क्वायर, या आपको लिखा है कुछ भी लिखा है 5x स्क्वायर, या और y बराबर लिखा है 10x स्क्वायर, कुछ भी लिखा है, तो ऐसे इक्वेशन का या ऐसे इक्वेशन का ग्राफ जो होगा, ये डिसाइड करेगा कि ये कैसे होगा। तो ये होता है पैराबोला। क्या होता है, पैराबोला। इस ग्राफ का नाम क्या होगा, पैराबोला। इस ग्राफ का नाम क्या होगा, इस ग्राफ का नाम होगा पैराबोला। इसको बोलते हैं हम लोग अपवार्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं, अपवार्ड पैराबोला। बस इतना याद रखो। तो अपवार्ड पैराबोला, इसको क्या बोलते हैं, अपवार्ड पैराबोला। तो पॉजिटिव है तो अपवार्ड पैराबोला, अगर पॉजिटिव है तो अपवार्ड पैराबोला। लेकिन अगर मान लीजिए तीसरा कंडीशन क्या है कि y इज डायरेक्टली माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब y बराबर माइनस 5x स्क्वायर, या और या तो लिख सकते हो s बराबर माइनस हाफ GT स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन होगा। तो ऐसे इक्वेशन में या ऐसे इक्वेशन में, ये इक्वेशन ऑफ मोशन से लाए, ऐसे इक्वेशन में क्या होगा, ऐसे इक्वेशन में होगा, डायग्राम यहां तो नहीं बनेगा, हम डायग्राम बता देते हैं तो इरेज करके। ऐसे इक्वेशन में होगा, ये अपवर्ड पैराबोला के लिए क्या कंडीशन था, अपवर्ड पैराबोला के क्या कंडीशन था, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और अगर y डायरेक्टली माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए होगा डाउनवर्ड पैराबोला। क्या होगा, इसके लिए होगा डाउनवर्ड पैराबोला। याद रखोगे ना, ये माइनस लगा तो डाउनवर्ड, और ये प्लस है तो अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। तो जैसे कि इक्वेशन हम एक पर इक्वेशन मोशन में s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो उसी को a को हम माइनस जी लिख दिए, u को जीरो कर दिए, इनिशियल वेलोसिटी जीरो कर दिए। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर कंसेप्ट। तो पैराबोला का मतलब समझ गए। अब जैसे कि आगे देखते हैं, अब हमारा चौथा नंबर होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ कैसा होगा सर, ये मान लीजिए x है और ये मान लीजिए y है, ये ग्राफ होगा। मतलब क्या, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ये होना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ये होना चाहिए। बहुत सारा आपको फिजिक्स में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बताइए। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होगा, y इनवर्सली x के होना चाहिए, y इनवर्सली x के। एक इक्वेशन पढ़ते हैं हम लोग, PV बराबर nRT, बहुत फेमस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, यहां पे इसका यूज होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का यूज होगा। क्लियर कंसेप्ट, दिमाग में फिट कर लिए। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देख लिए, हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देख लिए, उसके बाद और हम लोग क्या देख लिए, और हम लोग पैराबोला देख लिए, पैराबोला देख लिया, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। जैसे कि एक बात बताओ, यहां पे हम एक बात बताना चाह रहे हैं, जगह है। जैसे कि मान लो कोई बॉल को फेंके हो यहां से लेकर के यहां तक, ये हमारा क्या होता है, मैक्सिमम हाइट होता है, और यहां पे पहुंचा। तो मान लो यू स्पीड से फेंको, तो ये क्या बना, पैराबोला बना। कौन सा पैराबोला है, डाउनवर्ड। कौन सा पैराबोला है, डाउनवर्ड। तो इसका इक्वेशन भी हम लोग जानते हैं ना, h बराबर, इसका इक्वेशन भी हम लोग जानते हैं, h बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। ये इक्वेशन भी हम लोग जानते हैं।
h बराबर यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब जी टी स्क्वायर। तो क्या है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर तो क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला। तो याद रखोगे डाउनवर्ड पैराबोला के लिए y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और अपवर्ड पैराबोला के लिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं लगेगा। तो ये ग्राफिकल मेथड, ये ग्राफ्स है, इस ग्राफ्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो ये स्लोप हम ग्राफ देख लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सिंपल बात है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब स्लोप, मतलब क्या होगा, स्लोप। और कौन सा ग्राफ होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। चलिए सर इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव कहां होगा, तो जहां पे स्लोप पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव चेक करो, पॉजिटिव कहां होगा, तो यहां पे सी पे खींचे हैं कि थीटा 90 से छोटा है, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। डी पे तो जीरो है, डी पे थीटा 90 डिग्री है, ये जीरो है। ई पे 90 से बड़ा है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। एफ पे भी जीरो लग रहा है, तो कहां पे है, सी पे, कहां पे है, सी पे, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि पॉजिटिव के लिए थीटा 90 से छोटा चाहिए, तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, सबसे आसान चीज है टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा खींचो, स्पर्श रेखा क्या करो, खींचो, स्पर्श रेखा खींचो, टेंजेंट खींचो, कर्व पे टेंजेंट दो और टेंजेंट दे देगा डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन दे देगा, स्लोप का। चलिए नेक्स्ट चीज हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रियलिस्टिक। कह रहा है रियलिस्टिक कौन सा सिचुएशन है, जो घटना घटित होगा, जो हो सकता है उसको रियलिस्टिक बोलते हैं। तो ये ठीक है, ये जा रहा गुई गुई, ये जा रहा गुई गुई गुई, ये जा रहा अच्छा। कह रहा ग्राफ रियलिस्टिक फॉर द बॉडी इन मोशन, कौन सा रियलिस्टिक है, ये गुई गुई। देखो रियलिस्टिक के लिए याद रखना कि एक टाइम पे एक ही जगह होगा। मान लो हम यहाँ हैं, अभी यही है, बाद में ना कहीं और होंगे, कहीं और होंगे तो यहाँ नहीं होंगे, एक टाइम पे एक ही जगह हो सकता है। वन डायमेंशन का मतलब क्या है, वन डायमेंशन का मतलब क्या है, वन डायमेंशन का मतलब है एक टाइम पे एक ही जगह होंगे, एक टाइम पे एक ही जगह होंगे, एक टाइम पे एक ही जगह होंगे। तो देख लो एक टाइम पे एक ही जगह, तो इसीलिए हम ये ग्राफ को देखे हैं, इस बिंदु पे मानो तो यहाँ एक ही टाइम पे है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे भी है वही टाइम पे, मान लो 2 सेकंड होगा, 2 सेकंड पे यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये ग्राफ नहीं होगा। इसको एक टाइम पे एक ही जगह, 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 तो ये ग्राफ हो सकता है, यही ग्राफ हो सकता है। और आगे चेक करते हैं, वैसे चेक हम किए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, एक टाइम पे दो जगह, एक टाइम पे यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक टाइम पे ही दोनों जगह, तो नहीं हो सकता है ना, एक टाइम पे एक ही जगह होगा, तो हमारा दूसरा आंसर सही है। तो याद रखना वन डायमेंशन कभी भी मोशन होगा, उसका मतलब क्या है, एक समय में एक टाइम पे एक ही जगह हो सकता है, चार चार जगह नहीं होगा यार। तो वही चीज है, चेक कर लो, चेक करने के लिए है, दिमाग लगा के चेक करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये टाइम है और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, गिव्स दी, क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, गिव्स दी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, या लिखो एंड मत लिखो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा बउआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। क्लियर ना। चलिए तो मान लो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये स्लोप है, तो देखो इस ग्राफ में ना, ग्राफ में दो चीज होता है, एक होता है स्लोप और एक होता है एरिया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है ना, एरिया ये सब चीज देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, वो एरिया या तो डिस्टेंस देगा, एरिया या तो डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा। लेकिन इसका जो स्लोप है वो देगा एक्सेलरेशन, क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। दिमाग याद रखो, दिमाग में फिट कर लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, मतलब इसका जो स्लोप निकालोगे ना, वो तुमको क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। क्लियर कंसेप्ट।
फिट रखो, दिमाग में रखो, दिमाग में रखो। चलिए एरिया हम सिखाएंगे आपको फिगर का, कुछ फिगर का याद करवा देंगे। जैसे क्वेश्चन है, देख लो, क्वेश्चन है ये ए है, ये बी है। अब ऐसे क्वेश्चन में एरिया निकाल सकते हो क्योंकि VT ग्राफ है, VT ग्राफ का एरिया देता है, मतलब VT ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो VT ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देगा, तो ऐसे फिगर का आप एरिया निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, एरिया निकाल के जोड़ दो। लेकिन XT ग्राफ में एरिया कुछ नहीं देता, तो वैसा फिगर कंफ्यूज करने के लिए था। अब एरिया क्या कह रहा है कि 0 से 4 तक है, तक 4 तक 4 यहां, तो यहां तक एरिया को इसको 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 सबको जोड़ दो, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है तो सबको जोड़ दो। तो क्या होगा, A B C D सबको, E तक नहीं जाना है क्योंकि 4A तक ना पूछ रहा था, D तक जोड़ेंगे, D तक जोड़ेंगे, जहां पे D तक होगा यहां पे D तक है, A B C D जोड़ा हुआ, एरिया जोड़ दो, सबका एरिया निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, 4A तक, 5 में मत भरना क्योंकि ये 4A तक दिया हुआ है। तो 4 तक एरिया निकाल के क्या कर दो, जोड़ दो, मतलब एरिया को सम कर दो। डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस के लिए एरिया को क्या कर दो, जोड़ दो, एरिया को सम कर दो, एरिया को सम कर दो। क्लियर कंसेप्ट, एरिया को जोड़ दो, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अब एक चीज हम आपको कुछ फिगर का एरिया बता देते हैं, चलिए हम आपको एरिया बता देते हैं, कुछ फिगर का एरिया, एरिया 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 मान लो जैसे कि तुमसे पूछेगा ट्राइंगल का, ट्राइंगल का क्या हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा रेक्टेंगल या स्क्वायर, कुछ भी हो जाए, रेक्टेंगल या स्क्वायर, क्या करोगे, लेंथ गुने ब्रेथ। अब बहुत बच्चा सिखाएगा सर स्क्वायर का तो साइड स्क्वायर, अरे कोई बात नहीं ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ इंटू ब्रेथ करो ना यार, सिंपल बात करो ना, आसान चीज याद रखो ना। तो ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और स्क्वायर का लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर कंसेप्ट। तो ये याद रखोगे तो तुम्हारा सारा प्रॉब्लम बन जाएगा, सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। अगर तुम ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया याद रख लोगे, इस फिगर का एरिया याद रख लोगे, तुमसे सारा सवाल क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। फिर भी सर्कल का बता देते हैं, सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन कोई काम का नहीं ना यार, मेन हमारा ये VVI है, ये दोनों बहुत VVI है, आज तक के जिंदगी में इस दोनों से अच्छा VVI कुछ नहीं है, VVI, ये भी VVI, तो VVI है ये चीज। एक होता है, बहुत बच्चा बोलेगा ट्रेपीजियम का, ट्रेपीजियम का, तो ट्रेपीजियम को तुम लोग ट्राइंगल और रेक्टेंगल मान के बना सकते हो, इसीलिए ज्यादा झोल नहीं करना है, ट्रेपीजियम को तुम लोग ट्राइंगल और रेक्टेंगल मान के बना सकते हो, ठीक है ना। इसका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, जो भी हाइट है, तो उससे कुछ मतलब नहीं है, हम लोग इसको ट्राइंगल और रेक्टेंगल मान के बना सकते हैं। अगर हमको थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना है तो ट्रेपीजियम का डायरेक्ट एरिया लोगे, लेकिन हम तो यही मानते हैं कि हम लोग अगर एक्यूरेट आंसर चाहिए हमको तो थोड़ा सा दिमाग और बुद्धि को खोलना है, तो हमको ट्राइंगल और रेक्टेंगल मानना है, एक एक फिगर को मान के और जोड़ देना है, ठीक है ना। चलिए तो याद रखोगे ये चीज, क्लियर ना बउआ। चलिए तो ये फिगर हम जान लिए, आगे बढ़ते हैं। ये फिगर बता, इसका आंसर बता, कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डू नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन के लिए एक टाइम में, एक ही टाइम, एक मतलब एक समय में एक ही जगह। तो ये देखो यहां भी है, यहां भी है, टाइम लेकिन सेम है, ये नहीं होगा। उसके बाद ये अलग अलग टाइम, ठीक है, कह रहा रिप्रेजेंट, डू नॉट रिप्रेजेंट, 2 नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, हमको जब मिल गया तो कहला खोजेंगे। तो इसमें दो पोजीशन है लेकिन समय एक ही है, चेक कर लो, दो पोजीशन है, समय एक ही है, तो ये ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना, वन डायमेंशन के लिए एक टाइम पे एक ही जगह ना होगा कि उड़ के चले जाएंगे, उड़ेंगे तो फिर 2 डायमेंशन नहीं ना उड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस एचडब्ल्यू बताइएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, फिर हम आंसर। कह रहा है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और VT ग्राफ है, तो बताओ VT ग्राफ का स्लोप क्या होता है, VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, और कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्मली, तो VT ग्राफ का स्लोप क्या होना चाहिए, ऐसा। अरे भाई यही ना स्लोप कांस्टेंट है,
यही ना स्लोप कांस्टेंट है, और इसका स्लोप यही चीज ना एक्सेलरेशन है। VT ग्राफ का तो यही चीज ना एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म। ऐसा ग्राफ ऑप्शन नंबर 4। तो खैर बना सकते, ये सब कोई क्वेश्चन है, चिंदी सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन है। चलो ये सवाल बनाओगे, ये सवाल SW में है, बनाओगे, ठीक है ना। चलो आगे देखो, ये सवाल भी बनाओगे, ये भी SW है, इसको भी बनाओगे। हमने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया, अब आप लोगों से चाहते हैं ये भी बनाओगे। बहुत कुछ है इस सवाल में, इसको भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। चलिए ये भी SW। चलिए जो चीज हम सिखाए हैं, जो चीज हम सिखाए हैं वही चीज हम दे रहे हैं होमवर्क के लिए। खुद हम कर देंगे फिर मजा नहीं आएगा। हमारा काम है कंसेप्ट को सिखा देना, तुम्हारा काम है उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। बाकी तो हम तो अगले दिन सॉल्व कराएंगे, आपसे नहीं बनेगा फिर हम अगले दिन देखेंगे ना। अभी बना देंगे फिर आपका मन करेगा रोक के सॉल्व करे, नहीं नहीं मास्टर सॉल्व करवा रहा, कर देते हैं, लेकिन जिज्ञासा होना चाहिए, आज नहीं तो कल के लेक्चर में, तो इसीलिए हम छोड़ रहे हैं। चलिए ये भी HW। चलिए अब आते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ग्राफ में दो चीज, एक एरिया और दूसरा स्लोप। एरिया और स्लोप, जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं कृपया करके उसको बढ़िया से बनाएंगे, घर पे सॉल्व करेंगे। डाउट होगा तब तो मेरे पास आओगे, खुद हम बनाते गए और टीचर की तरह बनाते जाओ। बच्चे से हमको मतलब ही नहीं है, हमको बहुत सोच के इस लेक्चर को डिजाइन करना होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कृपया करके कॉपरेट करें और सवाल को बनाए, जो भी सवाल दे रहा है बनाए, नहीं तो फिर अगर इसका सॉल्यूशन मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा, इस क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करेंगे ना, अभी बताने से फिर आप नहीं सॉल्व कीजिएगा, मेन तो फोकस आपको सिखाना है। चलिए अब देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो कुछ भी नहीं देता है, इसका एरिया क्या देगा? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। क्या देगा इसका एरिया? क्या देगा हुआ? चेंज इन वेलोसिटी। बात समझ रहे हो ना? तो याद रखना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी, स्लोप कुछ नहीं। अब यहां पे एक ट्रिक हम बता रहे हैं, देखो जैसे कि x से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी या स्पीड, यहां से एक्सेलरेशन। तो देखो अगर x से v जाना है तो स्लोप निकाल लो। क्या निकाल लो? स्लोप। या v से a जाना है तो स्लोप निकाल लो। आगे बढ़ने के लिए स्लोप, और पीछे आना है तो एरिया निकाल लो। पीछे आना है तो एरिया निकाल लो। इसका एरिया निकालोगे तो कुछ होगा? कुछ नहीं। इसका स्लोप निकालोगे तो कुछ होगा? कुछ नहीं। तो सिंपल चीज है, इसका एरिया कुछ नहीं और उसका स्लोप कुछ नहीं, बाकी यहां से तुम कॉपरेट कर सकते हो। एक्स से भी जाना स्लोप निकालो, भी से ए जाना स्लोप निकालो, ए से आगे जाना जा ही नहीं सकते, कुछ है भी नहीं। अब पीछे आएंगे तो पीछे एरिया, पीछे के लिए एरिया, आगे बढ़ने के लिए स्लोप, पीछे के लिए एरिया, आगे बढ़ने के लिए स्लोप और पीछे के लिए एरिया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे विराम देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ। हम लोग क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोग कंटिन्यू इस लेक्चर्स को देखते रहे, इस लेक्चर में जितने भी कंसेप्ट को सिखाया गया उसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों। धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट। इस लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दे।